हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, आज जो हमारा मुद्दा है वो है रीजनलिज्म, मतलब कि क्षेत्रवाद। देखिए, इंडियन सोसाइटी का अगर आप सिलेबस कर रहे हैं या फिर आप इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस कर रहे हैं, इन दोनों जगह पे आपको रीजनलिज्म सिलेबस में मेंशन है और आपको ये पढ़ना है। और अगर आप क्वेश्चन के डिमांड की बात करें, नेचर की बात करें, तो आप ये देख सकते हैं कि ये पेपर 1 में तो मान लीजिए मेंशन ही है, पेपर 2 में भी पूछता है, ठीक है, पेपर 3 में भी पूछता है, पेपर 4 में भी पूछता है, इवन आपका एसए भी इससे प्रभावित होता है। यहाँ से एसए में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये कि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेदर इट इज़ यूपीएससी, वेदर इट इज़ यूपीपीएससी, ठीक है। कहीं पे भी आप एग्जाम लिख रहे हैं तो आपको जो है यहाँ से क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, कुछ ना कुछ कहीं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज हमारा टॉपिक यही है। लेकिन शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं कि जो ये सारे लेक्चर्स हैं इसके सारे पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से ये पीडीएफ तो आप डाउनलोड कर ही सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे पीडीएफ हैं जो आपको यूजफुल लगेंगे और वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं, प्रिंट आउट लेकर के रख सकते हैं कभी भी पढ़ने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो यूपी पीसीएस का इस बार 2020 का मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए एक करंट अफेयर्स की क्लास 10 दिसंबर के आसपास से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप जो है उसके लिए भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप यूपी पीसीएस का मेंस देने जा रहे हैं तो। यूपीपीसीएस के मेंस में जो भी करंट अफेयर्स का रोल होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो उससे रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी कोई भी क्वेरी है तो आप या तो डायरेक्ट हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, या फिर आप चैनल पे जाकर के ज्वाइन बटन को क्लिक करिए। उसमें आपको एक ड्रीम प्लस करके प्लान मिलेगा, 29 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। आप जो है हमसे हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे और जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी वो आप हमसे पूछ सकते हैं, चाहे आप हमको कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज के थ्रू, ठीक है। तो ये सब सहूलियत आपके लिए है। ओके, अभी बात करते हैं रीजनलिज्म की, ठीक है। ये जो हमारा टॉपिक है अभी हम शुरू करते हैं। हाँ, जो लोग नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट और भी है कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये चैनल आपके प्रिपरेशन को धार देता है। बहुत ही यूजफुल हुआ है अभी तक का जितना भी हमारा काम रहा है, बहुत ज़्यादा सराहा गया है लोगों में। जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया है। तो इससे मुझे ये समझ में आता है कि हमारा जो ये चैनल है ये आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जो है सारे नोटिफिकेशन जब भी हम कोई भी वीडियो डालेंगे आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। खैर, देखिए, रीजनलिज्म मतलब क्षेत्रवाद समझने से पहले हमको ये समझ लेना है कि क्षेत्र क्या है। डेफिनेशन पे अभी बाद में जाएंगे, पहले यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। सपोज दैट कि ये पूरा आपका कंट्री है, इंडिया, ठीक है। यहाँ पे एक क्षेत्र मान लीजिए, एक रीजन ये है, एक रीजन ये है। तो अगर मान लीजिए हम इसको रीजन कह रहे हैं इन दोनों को, तो हम रीजन क्यों कह रहे हैं ये समझने वाली बात है। देखिए, कोई भी रीजन, रीजन की जो डेफिनेशन है दोस्तों, ये जियोग्राफिकली डिफाइंड है, एक जियोग्राफिकल वर्ड है, बहुत भौगोलिक एक शब्द है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी लैंड स्फीयर में रहने वाले लोग, या वहाँ का क्लाइमेट, या वहाँ का कोई कल्चरल पैटर्न, या फिर वहाँ की पॉलिटी, ठीक है, ये सब सारे में इस पूरे क्षेत्र में अगर समानता है तो यह एक क्षेत्र बोला जाएगा। मतलब कि होमोजेनिटी ऑफ द लैंड इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसको आसान भाषा में समझ लीजिए कि सपोज दैट कि यहाँ के सारे लोग यहाँ पे सपोज दैट कि मलयालम बोलते हैं, ठीक है। तो ये रीजन कहा जाएगा कि ये मलयाली रीजन है, ठीक है। या फिर दूसरा एग्जांपल ले लीजिए कि यहाँ के जो भी लोग हैं इनका जो क्रॉपिंग पैटर्न है, जो ये खेती बाड़ी करते हैं, उसमें धान लगाते हैं, फिर गेहूं लगाते हैं, ठीक है, फिर मक्का लगाते हैं। इस तरह से आप समझ लीजिए, तो ये कहा जाएगा कि यह धान, गेहूं और मक्का का क्षेत्र है। तो इस तरह से किसी भी रीजन को एक रीजन से दूसरे रीजन से अलग किया जाता है, ठीक है। सपोज दैट कि यहाँ पे जो कल्चरल डोमिनेशन है वो कुछ अलग है और यहाँ का कल्चरल डोमिनेशन कुछ अलग है, तो ये माना जाएगा कि ये रीजन इस रीजन से अलग है। ये तो बात हो गई रीजन की, जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कोई भी रीजन कैसे डिफाइन किया जाता है किसी भी रीजन को। अगर हम इसका डेफिनेशन देखें, ए रीजन इज एन एरिया ऑफ द लैंड, जैसा कि हमने बताया
दैट हैज कॉमन फीचर्स, मतलब एरिया ऑफ लैंड, ये वाला एरिया दैट हैज द कॉमन फीचर्स, किस किस टर्म्स में, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, अब नेचुरल में चाहे वहाँ का क्लाइमेट हो, चाहे वहाँ का टेरेन हो, जैसे पर्वत पहाड़ नदी पठार हो गया, ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल में वहाँ का लैंग्वेज हो, गवर्नमेंट हो, रिलीजन हो, ठीक है। तो अब जैसे नेचुरल में आप फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, क्लाइमेट, ये सब सारी चीजें भी देख सकते हैं। तो मतलब ये कि कोई भी रीजन जो है कॉमन फीचर्स रखता है, रीजन ए, रीजन बी, ठीक है, यहाँ के जो फीचर्स हैं इस पूरे रीजन में कॉमन है, चाहे आप इस छोर पे बैठे चाहे इस छोर पे बैठे। यहाँ वाला जो रीजन है रीजन बी, यहाँ पे भी सारे फीचर्स कॉमन है, चाहे आप यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रीजन किसे कहते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं दोस्तों कि रीजनलिज्म किसे कहते हैं, मतलब कि क्षेत्रवाद किसे कहते हैं। पहले आसान भाषा में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद डेफिनेशन देख लेंगे। देखिए, सपोज दैट कि आप रीजन ए से बिलोंग करते हैं और आप कहीं पे भी हैं रीजन बी में या फिर यहीं पे हैं, और आपका अपने रीजन के प्रति बहुत ज्यादा लगाव है। एक उदाहरण के रूप में आप छोटे लेवल पे देखिए, मान लीजिए आपका जो गांव है वो गांव ए है और आप दिल्ली में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जब भी आपके गांव की बात आती है दोस्तों, तो आप अपने गांव को लेकर के काफी कॉन्शियस हो जाते हैं। तो ये जो कॉन्शियसनेस है अपने रीजन को लेकर के, वही कहलाता है रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद वही कहलाता है। ये गलत है या सही है, ठीक है, अभी ये मुद्दा है, अभी आगे इसको देखेंगे कि ये गलत होता है कि सही होता है। पहले हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रीजनलिज्म किसे कहते हैं। जो आपके अपने क्षेत्र को लेकर के जो आपका लगाव है, ठीक है, उसी को हम रीजनलिज्म बोलते हैं। अभी अगर हम इसका डेफिनेशन देखें, रीजनलिज्म इज अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू वंस ओन रीजन। जैसा कि हमने कहा कि आप अपने गांव को लेकर के काफी ज्यादा अटैच्ड रहते हैं। फॉर एग्जांपल, इन इंडिया पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्फ बेस्ड ऑन देयर स्टेट्स लाइक तमिलियन, बंगाली, बिहारी इटीसी मोर देन द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडियन। आप जब भी किसी से पूछेंगे कि भाई आप कहाँ से हो, तो कोई नहीं कहता है कि मैं भारत से हूँ, वो ये कहता है कि मैं यूपी से हूँ, बिहार से हूँ, तमिलनाडु से हूँ, आंध्र प्रदेश से हूँ। वो अपने स्टेट्स का नाम लेता है। तो ये जो कॉन्सियसनेस है, जो अटैचमेंट है, जो लगाव है अपने रीजन को लेकर के, इसको हम बोलते हैं रीजनलिज्म। ठीक है, रीजनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल मूवमेंट दैट सीक्स टू एडवांस द काज ऑफ द रीजन। यह एक आइडियोलॉजी भी है और यह एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी है कभी कभी, जिसका जो उद्देश्य होता है वह उद्देश्य होता है कि अपने क्षेत्र का विकास करना या फिर अपने क्षेत्र को लाइमलाइट में लाना, अपने क्षेत्र को हाईलाइट करना। इस तरह के उनके जो भी काजेज होते हैं, जो भी इंटरेस्ट होते हैं, उसको फुलफिल करना इनका जो है मेन एम होता है, उद्देश्य होता है। ठीक है, एज अ प्रोसेस इट प्लेज रोल विद इन द नेशन एज वेल एज आउटसाइड द नेशन एट इंटरनेशनल लेवल। अभी आप जो है जब तक इंडिया में घूम रहे हैं तब तक आप अपने आप को कहते हैं कि हम यूपी से हैं, बिहार से हैं, फलनवा से हैं, फलनवा से हैं। लेकिन जैसे ही आप विदेश चले जाते हैं तो आपसे अगर कोई पूछता है कि भाई आप कहाँ से हो, तो आप तुरंत कहते हैं कि मैं इंडिया से हूँ। ये तो हो गया इंडिविजुअल बात, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे रीजनलिज्म जो है वो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, जो जियो पॉलिटिक्स होती है, वहां पे भी अपना बहुत ही स्ट्रांग रोल अदा करता है। जैसे कि इंडिया जब भी यूएन जनरल असेंबली में बात करता है तो वो इंडिया के रूप में बात करता है, न कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के रूप में बात करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो रीजनलिज्म है वो नेशनल लेवल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, बोथ टाइप्स ऑफ रीजनलिज्म हैव डिफरेंट मीनिंग एंड हैव positive as well as negative impact on the society, polity and diplomacy, economy, security, culture, development, negotiations, etc. ठीक है, सबके जो दोनों नेशनल लेवल पे, जो इंटरनेशनल लेवल पे दो जो रीजनलिज्म है, इनके अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं। और इनका जो प्रभाव पड़ता है वह जो है प्रभाव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। किस पे, सोसाइटी पे उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उस पे प्रभाव देखने को मिल सकता है, जो हम इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेसी करते हैं उस पे हमको देखने को मिल सकता है, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सुरक्षा, हमारा कल्चर, डेवलपमेंट, निगोशिएशन, अगर किसी से आप बातचीत कर रहे हैं, कोई चीज मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे भी इसका प्रभाव देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर हम ये जानने की कोशिश करें, जो क्षेत्रवाद विकसित होता है या फिर जो क्षेत्रवाद की भावना होती है, वह उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, या फिर किसी भी रीजन का, जैसे रीजन आर और रीजन R2 एक दूसरे से भिन्न है, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों जियोग्राफिकल फैक्टर होता है।
उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे कि आपको प्लेन मिल जाएगा, ठीक है, मैदान मिल जाएंगे, आपको माउंटेन्स, लॉफ्टी माउंटेन मिल जाएगा, पेरेनियल रिवर्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो आपको प्लेन्स का थोड़ा अभाव मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद नॉर्थ इंडिया में आपको डेजर्ट भी मिलेगा, साउथ इंडिया में आपको डेजर्ट नहीं मिलेगा। तो ये सब जो जियोग्राफिकल फीचर्स होते हैं दोस्तों, यह जो है जो भी उस सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, उनके जीवन जीने की जो शैली होती है उसको बहुत ही हद तक प्रभावित करता है। और ये इस वजह से अगर जियोग्राफिकल सिमिलरिटी अगर नॉर्थ में है, तो उनके रहन सहन में भी सिमिलरिटी होगी, जो कि पूरी तरह से साउथ से डिफरेंट होता है, ठीक है। उनका जो पहनावा होता है, उनका जो खाने पीने का तरीका होता है, बोलने का तरीका होता है, ठीक है, रहने का या फिर बात करने का जो तरीका होता है, वो सब एक दूसरे से भिन्न होता है। इसी तरह से आप अगर एग्जांपल ले लीजिए नॉर्थ ईस्ट में और वेस्ट में, तो आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे कि पूरा जो है नेचुरल एनवायरनमेंट है, एथनिक जो सोसाइटी है वो एथनिक है, लेकिन वेस्ट में आप आएंगे तो आपको पूरा डेजर्ट दिखेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि जो क्लाइमेटिक या फिर जो आप कह सकते हैं जो जियोग्राफिकल फैक्टर होता है, वह इन दोनों क्षेत्र को अलग कर देता है। उसी तरह से हिस्टोरिकल फैक्टर्स सपोज दैट कि हिस्ट्री में प्राचीन काल में कोई रीजन ये है और कोई रीजन R2 है, तो हिस्टोरिकली कुछ यहाँ पे घटना घटी है जो एक दूसरे को बांध के रखी है। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई ऐसी घटना घटी है जो एक दूसरे को बांध के रखी है। तो हिस्टोरिकली जो इनके साथ घटनाएं घटी होती हैं वो उनके प्रेजेंट को प्रभावित करती हैं और इसी तरह से इनका जीवन शैली हो जाती है। तो इस वजह से ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर उसके बाद लिंग्विस्टिक फैक्टर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि एक हिंदी भाषी क्षेत्र है। फिर उसके बाद साउथ में आप जाएंगे तो अलग अलग स्टेट्स का एक अलग रीजन है, तमिलियन रीजन है, मलयालम रीजन है, तेलुगु रीजन है, ठीक है। फिर उसके बाद रिलीजियस फैक्टर्स, रिलीजन के बेस पे भी एक रीजन दूसरे रीजन से अलग हो सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे मुस्लिम कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये मुस्लिम रीजन हो गया, यहाँ पे हिंदू कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये हिंदू रीजन हो गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए कहीं पे जैनिज्म या बुद्धिज्म रीजन है, बुद्धिज्म कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो बुद्धिज्म या जैनिज्म रीजन हो गया। तो एक रिलीजन जो है अपना फैक्टर अदा करता है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल फैक्टर में नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टीज, इस क्षेत्र पे इस बेसिस पे भी क्षेत्र का जो है वो डिलिमिटेशन हो जाता है, उनका जो सीमांकन होता है वो भी होता है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर है, कुछ क्षेत्र जो है डेवलप्ड क्षेत्र कहलाते हैं, कुछ क्षेत्र जो है अंडर डेवलप्ड कहलाते हैं। अभी अगर हम इसको स्टेट्स के रूप में देख ले तो जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तो ये सब डेवलप्ड की कैटेगरी में आ जाते हैं। अंडर डेवलप्ड में आप ले लीजिए यूपी को ले लीजिए, बिहार को ले लीजिए, ठीक है, बिहार को ले लीजिए, झारखंड को ले लीजिए, तो ये सब अंडर डेवलप्ड रीजन के उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, वो भी जो है रीजन को डिफाइन करने में अपना रोल अदा करती है। फिर उसके बाद एथनिक फैक्टर्स देख लीजिए आप, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो आपको तमाम एथनिक ग्रुप्स मिल जाएंगे और उनका अपना अपना एक क्षेत्र है, अपना अपना एक रीजन है। फिर उसके बाद उसी तरह से कल्चरल फैक्टर्स, कास्ट सिस्टम, रिचुअल्स और फेस्टिवल है। उम्मीद है कि ये जो फैक्टर्स है, ये पूरा जो उसके पीछे रीजनलिज्म के पीछे जो फैक्टर्स है, ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक कंसेप्ट ऑफ सन्स ऑफ सॉयल है, ये कई बार जो है यूपीएससी में आप अगर आंसर लिख रहे हो तो इसको लिखिए तो आपको थोड़ा सा आपका एक ये इस तरह से कह लीजिए कि आपका जो टाइम है वो भी बच जाता है और जो पेज है वो भी बच जाता है और जो आंसर होता है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी हो जाता है, ठीक है। सन्स ऑफ सॉइल एक्चुअली होता क्या है, पहले आसान भाषा में समझ लीजिए इसको। सपोज दैट कि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और कोई यूपी से बिलोंग करता है। यूपी वाला मान लीजिए महाराष्ट्र में माइग्रेट करता है किसी भी काम के लिए, जॉब के लिए। तो यहाँ के लोग जो है कॉन्शियस हो जाएं कि भाई ये बाहरी है बंदा, इसको जो है नौकरी ना दें, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको ज़्यादा नौकरी मिले। तो यह जो एक इनकी टेंडेंसी है, एक जो इनका एटीट्यूड है, वो कहा जाता है कि ये सन्स ऑफ सॉइल का एटीट्यूड है, ठीक है। अगर इसको समझने का कोशिश करें, सन्स ऑफ द सॉइल डॉक्ट्रिन एक्सप्लेन्स ए फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म, ये भी एक तरह का रीजनलिज्म ही है, which is in discussion in since 1950. According to it, a state especially belongs to a main linguistic group inhabiting it, or that the state constitute the exclusive homeland of its main language speakers who are the sons of the soil or local residents. Simply इतना बड़ा जो लिखा है इसको आसान भाषा में अगर समझे तो यह एक रीजनलिज्म का ही पार्ट है जो कि लैंग्वेज, जॉब, रिलीजन एक्सेट्रा पर डिपेंड करता है, स्पेशली लैंग्वेज पर। मतलब यह जो है, यह क्षेत्र ऐसे लोगों का ही क्षेत्र है जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं।
तो यह जो कॉन्सेप्ट है ये सन्स ऑफ सॉइल का कॉन्सेप्ट है कि एक पूरा क्षेत्र किसी एक विशेष लैंग्वेज के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, अगर सन्स ऑफ सॉइल के पीछे का कारण देखें कि ऐसा क्यों होता है, तो जैसा कि हमने पहले बताया कि जो जॉब की एक आवश्यकता है, जो लोकल पीपल है उनको भी है, जो माइग्रेंट पीपल हैं उनको भी जॉब की आवश्यकता है। तो ऐसे में सन्स ऑफ सॉइल का कॉन्सेप्ट उभर के आता है कि भाई देखो, जो लोकल लोग हैं, जो लोकल लैंग्वेज स्पीकर्स हैं, उनको पहले जॉब मिलना चाहिए, उनको अच्छी पोस्ट पे मिलना चाहिए। ठीक है, जो बाहर वाले हैं उनको जो है जॉब कम मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, और यह चीज़ जो है लोकल एजुकेटेड मिडिल क्लास के यूथ के बीच में ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि यही वो ग्रुप है जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता है और जॉब की तलाश करता है। ठीक है, दिस थ्योरी वर्क्स मोस्टली इन सिटीज बिकॉज हियर आउटसाइडर्स आल्सो गेट अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन एक्सेट्रा। यहाँ पे आप जॉब भी लिख सकते हैं। ठीक है, शहरों में ये ज्यादा होता है, भाई गांव में कोई क्यों जाएगा, एक दूसरे गांव में जाकर के क्यों बसेगा, वो अपने गांव में ही रहेगा। तो शहरों में उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है किस चीज की, एजुकेशन की, जॉब की। तो वो शहरों में माइग्रेट करते हैं और जो शहर के लोकल लोग होते हैं वो उनको अपोज करते हैं और वो कहते हैं भाई ये देखो यहाँ पे सन्स ऑफ सॉइल थ्योरी लगनी चाहिए, हम लोग लोकल हैं तो हमको पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ओके, इन सच थ्योरीज मेजर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इज ड्यू टू राइजिंग एस्पिरेशन। एस्पिरेशन जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, ये जो सन्स ऑफ सॉइल का कंसेप्ट है ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, फिर इकोनॉमी का जो फेलियर है वो भी एक कारण होता है सन्स ऑफ सॉइल के लिए। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ के लोग दूसरी जगह पे माइग्रेट करेंगे और जब माइग्रेट करेंगे तो जो जिस क्षेत्र में वो जाएंगे वहां के क्षेत्र के लोगों को परेशानी होगी और वो इस तरह की डिमांड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये जो सन्स ऑफ सॉइल का कंसेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो एक बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आ रहा है तो कमेंट करिएगा, फिर से हम तो आपको जो है कोई ना कोई सोल्यूशन दे देंगे। ओके, उसके बाद अगर हम जो क्षेत्रवाद है उसका अगर हम प्रभाव देखें, देखो जैसा कि हमने पहले ही कहा कि जो एक कॉन्शियसनेस है आपके मन में, जो आपके क्षेत्र को लेकर के कॉन्शियसनेस है या फिर जो आपकी अटैचमेंट वाली फीलिंग है अपने क्षेत्र को लेकर के, ये निगेटिव हमेशा नहीं होता है, कभी कभी निगेटिव भी होता है, लेकिन कभी कभी इसका जो प्रभाव होता है वो पॉजिटिव भी होता है। जैसे बिल्डिंग ऑफ द नेशन, अगर आपके अंदर रीजनलिज्म का भाव है, सपोज दैट कि आप ये कहते हैं कि हम यूपी से हैं, हम महाराष्ट्र से हैं, हम केरला से हैं, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है, हम जो कार्य करना चाहते हैं हम वो केवल यूपी के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए करना चाहते हैं और उसके साथ साथ हम अपने यूपी का भी भला चाहते हैं, हम अपने स्टेट का भी भला चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि एक नेशनहुड, एक नेशनल फीलिंग की आपके अंदर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, एक नेशनल जो फीलिंग होती है वो। ठीक है, if the demands of regions are accommodated by the political system of the country, जैसे सपोज दैट कि यूपी है या फिर महाराष्ट्र है, गवर्नमेंट जो है मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ ऐसी पॉलिसीज लॉन्च कर रही है जो कि यूपी के डेवलपमेंट के लिए है। तो यूपी का जब डेवलपमेंट होगा तो यहाँ के लोगों को हैप्पीनेस मिलेगा, खुशी मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जॉब मिलेगी, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इनका बढ़ेगा और जो उनका सेंटर के प्रति लगाव है वो और स्ट्रांग होगा और इस वजह से जो नेशनल फीलिंग है उनके अंदर वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रीजनल रिकॉग्निशन इन टर्म्स ऑफ स्टेटहुड our state autonomy gives self determination to the people of that particular region and they feel empowered and happy। suppose that कि कोई particular state है और इस state को कुछ आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कुछ ऑटोनॉमी दे दिया कुछ मैटर पे। जैसे कि आप देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें 3 लिस्ट दी गई है। ठीक है, एक सेंटर की एक स्टेट की। तो पर्टिकुलर स्टेट को कई सारे सब्जेक्ट्स पे एक एक्सक्लूसिव राइट दिया गया है। इससे क्या होता है कि स्टेट अपने नीड के अकॉर्डिंग, जैसे उनकी जिस तरह की आवश्यकता है उस तरह से डिसीजन लेकर के अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट कर सकते हैं। और ऐसे में क्या होगा कि उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और जब भी जरूरत होगी हमेशा जो है वो क्या करेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो नेशन है अपना जो राष्ट्र है उसके इंटरेस्ट के लिए हर पॉइंट पे खड़े आपको मिलेंगे। ठीक है, उसी तरह से रीजनल आइडेंटिटीज इन इंडिया हैव नॉट ऑलवेज डिफाइंड देमसेल्फ इन अपोजिशन टू एंड एट द एक्सपेंस ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी। जो आपको अपने स्टेट की आइडेंटिटी दी जाती है, ठीक है, वो कभी भी इस तरह से नहीं दी जाती है कि जिससे
नेशनल जो इंटीग्रिटी है, नेशनल जो यूनिटी है, उसको कोई थ्रेट पहुंचे, उसको कोई हानि पहुंचे। आपको इस तरह की आइडेंटिटी दी जाती है कि आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग्स तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में ही आप अपने देश के भी नागरिक हैं, और देश के नागरिक होने के नाते जितने भी अधिकार होते हैं वो सारे अधिकार आपके पास हैं। ठीक है। उसी तरह से इन सच पॉलिटिकल सेटअप देयर ऑलवेज रिमेन्स अ स्कोप ऑफ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। आप जो है किसी स्टेट को कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी दे रखी है, तो यह स्टेट उस अथॉरिटी के अंदर अपने स्टेट का डेवलपमेंट करेगा। ठीक है। सिमिलरली अदर स्टेट भी अपने अथॉरिटी के अंदर डेवलपमेंट करेंगे। तो ऐसे में धीरे धीरे क्या होगा कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पूरे कंट्री का सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक है। द सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी इज गिवन ड्यू रिस्पेक्ट। अगर सभी स्टेट्स के जो भी सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो आइडेंटिटी है उनकी, जो मोरल जो उनके वैल्यूज हैं, अगर आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो यह क्या कहता है, रीजनल पीपल टू प्रैक्टिस दियर ओन कल्चर। अपना कल्चर वो प्रैक्टिस करते हैं और हैप्पी फील करते हैं, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है यूनियन गवर्नमेंट से, या जो अपना देश है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वो जो सेपरेटिस्ट टाइप का कोई मूवमेंट है, तो वो उसमें संलिप्त नहीं होते हैं, क्योंकि उनका जो बेसिक नीड्स है, जो बेसिक चीजें हैं, उनको उनमें फुल ऑटोनॉमी मिली हुई है। वो अपने स्फीयर में फुल्ली जो है बिना किसी इंटरफियर के कार्य कर सकते हैं, जिससे जो है पूरे देश को एक सूत्र में बांधे रखना आसान हो जाता है। इसके साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट भी अगर आप देख लीजिए, अगर जो रीजनलिज्म है दोस्तों वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे चली जाए, मतलब इस तरह से रीजनलिज्म डेवलप हो जाए कि वो यह चाहते हैं कि जो देश है, देश जाए भाड़ में, हमारा जो क्षेत्र है यह डेवलप होना चाहिए, या फिर वो इस तरह के कह दें कि हमारा क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से अलग ही हो जाए, हम अपने क्षेत्र को खुद से गवर्न करेंगे। और इसके चक्कर में वो क्या करें, एक कुछ इस तरह का एंटी सोशल मूवमेंट चलाएं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाएं, और वायलेंस क्रिएट करें। तो इससे क्या होगा कि जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, यूनिटी है जो नेशन की, ये सब क्या हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा, और उसको बहुत ज्यादा हानि पहुंचेगी। उसके साथ साथ ये इंटरनल सिक्योरिटी को भी चैलेंज करेंगे, क्योंकि तरह तरह के इंसर्जेंट ग्रुप जो है डेवलप होने लगते हैं। जैसा कि आप नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, रीजनल ग्रुप्स हैं, जो कि इंसर्जेंट ग्रुप चलाते हैं, और वो हमेशा जो है, जो हमारा मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक प्रोसेस है उसको जो है हमेशा हर्ट करते रहते हैं। फिर उसके बाद रीजनलिज्म डेफिनेटली इम्पैक्ट्स द पॉलिटिक्स। ठीक है। एज डेज ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट एंड अलायंस आर टेकिंग प्लेस। देखिए धीरे धीरे आप देखिए कोलिशन गवर्नमेंट का चलन आप देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या करता है कि ये जो रीजनल पॉलिटिक्स होती है उसको प्रभावित करता है। ठीक है। और जब रीजनल पॉलिटिक्स, जो रीजनल पार्टीज हैं, अगर जब ये सेंटर में जाती हैं, तो ये जो सेंट्रल पॉलिटिक्स होती है उसके भी सेटअप को डिस्टर्ब करती हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो मेन फोकस होता है वो रीजनल डिमांड पे टिका होता है। ठीक है। रीजनल डिमांड्स बिकम नेशनल डिमांड्स। पॉलिसीज आर लॉन्च टू सेटिस्फाई रीजनल डिमांड्स। देखिए कभी कभी, देखिए कोई किसी विशेष रीजन की डिमांड है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे क्या होता है कि इस रीजन में अपना पकड़ बनाने के लिए इस रीजन को फोकस करके कोई ऐसी पॉलिसीज बना दी जाती हैं जो कि इस केवल इस रीजन को प्रभावित करता है, लेकिन वह पूरे देश के लिए लागू कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वह जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जा रही है, तो वो पर्टिकुलर किसी स्टेट के लिए तो बनाना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि कोई एक क्षेत्र, जिस क्षेत्र के लिए वो बनाया गया वो तो खुश होंगे, लेकिन जो अदर क्षेत्र हैं वो क्या होगा, इसके खिलाफ एजिटेशन करेंगे, वायलेंस क्रिएट करेंगे, आंदोलन करेंगे, जो कि नेशनल इंटीग्रिटी, यूनिटी और सिक्योरिटी के लिए जो है एक चैलेंज साबित होगा। अगर उदाहरण के रूप में देखें तो जो एमएसपी दी गई शुगर केन में, वो महाराष्ट्र को फोकस करके दी गई, तो इससे महाराष्ट्र के लोग तो खुश हुए, महाराष्ट्र को तो फायदा हुआ, लेकिन जो यूपी, पंजाब और हरियाणा के लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, इसके लिए एजिटेशन कर दिया, आंदोलन कर दिया। हालांकि बाद में उसके लिए अलग से प्रोविजन किए गए, वो अलग बात है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म के लिए ये क्या हो गया, एक जो है चैलेंज हो गया इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, जो सोशल सेटअप है उसके लिए ये एक डिस्टरबेंस का कारण बन गया। ठीक है। सम रीजनल लीडर्स प्ले पॉलिटिक्स ऑफ वोट बैंक बेस्ड ऑन द लैंग्वेज कल्चर। आप जो है बहुत सारी ऐसी रीजनल पार्टीज हैं जिसको आप देखते होंगे कि वो लैंग्वेज को लेकर के, कल्चर को लेकर के अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। लैंग्वेज के आधार पर, कल्चर के आधार पर, कास्ट के आधार पर वो है जो है सोसाइटी में एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से अलग कर देते हैं। और ऐसे में जब इनके बीच में गैप बढ़ने लगता है तो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट भी होता है। फिर उसके बाद मारपीट, झगड़ा लड़ाई होती है और अनरेस्ट हो जाता है। तो जो रीजनलिज्म है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी है। ठीक है।
दिस लीड्स टू डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट, ठीक है। बहुत सारे देखिए आप बोडोलैंड को देख लीजिए, तो सेपरेट स्टेट की भी डिमांड होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, टूरिज्म प्रभावित होता है, ठीक है। सोसाइटी जो है मेन स्ट्रीम के डेवलपमेंट से दूर हो जाती है क्योंकि वायलेंस वगैरह होने लगता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि बंद हो जाता है स्कूल जब भी वायलेंस होता है। तो बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जिसको आप यहाँ से पढ़ करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको भी बता सकते हैं। यहाँ पे मैं पूरा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप जो है इसको पूरी तरह से समझ पढ़ के समझ जाएंगे आराम से, ठीक है। अब देखिए एक इशू ये है कि फेडरलिज्म एंड रीजनलिज्म, ये देखिए दोस्तों ये बहुत पूछता है कि इंडिया में इतना ज़्यादा रीजनल पार्टीज हैं, इतना ज़्यादा सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटीज है, तो ऐसे में जो फेडरलिज्म है यह क्या स्टेबल है या फिर फेडरलिज्म को कोई खतरा है। सबसे पहले तो यह इस शब्द का मतलब आप समझ लीजिए। फेडरलिज्म का मतलब ये होता है दोस्तों कि मान लीजिए ये कोई एक नेशन है, इंडिया है, ठीक है, और इसमें डिफरेंट 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 स्टेट्स हैं। तो फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि शेयर ऑफ द पावर, इस तरह से आप कह सकते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। तो कुछ पावर जो है सेंटर के पास है और कुछ पावर जो है स्टेट्स को दिया गया है। तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का उसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं, ठीक है। और इन स्टेट्स का एक साथ मिलके सेंटर के लिए कार्य करना और सेंटर का सभी स्टेट्स के लिए कार्य करना, यह एक फेडरलिज्म है, ठीक है। अब देखिए इतना जो इसमें लिखा है दोस्तों, ये सब सारी चीजें आप पढ़िएगा, लेकिन इन सब सारी चीजों का क्रक्स मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए रीजनलिज्म और फेडरलिज्म, अभी आप देखिए कि ये इंडिया है और इसमें डिफरेंट 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 स्टेट्स हैं। अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोई पॉलिसीज बनाती है जो पूरे स्टेट्स को इक्वली जो है प्रभावित करती है और पूरे स्टेट्स के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फायदेमंद है, उसके साथ साथ रीजनलिज्म, रीजनलिज्म क्या फेडरलिज्म के लिए थ्रेट है या फिर फेडरलिज्म को बढ़ाता है, ये यही मुद्दा है डिस्कस करने का। तो इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू कि जो रीजनलिज्म है वो फेडरलिज्म को बढ़ाता है, कैसे। देखिए अगर मान लीजिए कि बहुत सारे रीजन्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं और इनको ऑटोनॉमी दी गई है बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे, इनको अपना अधिकार है, अपना कुछ पावर है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो एक फेडरलिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक थीम होती है, वो यही होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। तो अगर ये कंडीशन है कि इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेट्स में या फिर रीजन्स में, कुछ रीजन स्पेशल रीजन्स हैं उनको कुछ मामलों में ऑटोनॉमी दी गई है, तो यह अगर कंडीशन है तो वह जो है फेडरलिज्म को बढ़ावा देगा, फेडरलिज्म के लिए हित का होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा रीजन है उसको निगलेक्ट किया जा रहा है, उसकी डिमांड को फुलफिल नहीं किया जा रहा है, वो सोशियो इकोनॉमिकली जो है अंडर डेवलप्ड है, विकास उसका नहीं हो पा रहा है, या फिर जो यूनियन गवर्नमेंट है वह उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो रीजनलिज्म है, जो रीजनल कॉन्शियसनेस है, यह क्या करेगा, जो फेडरलिज्म है उसको जो है नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो दो सिचुएशन है, आपको जब भी लिखना होगा तो आप दोनों सिचुएशन लिखिएगा। अगर प्रॉपर जो पावर शेयरिंग है वो प्रॉपर है तो वह फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। अगर प्रॉपर पावर शेयरिंग नहीं है और नेग्लिजेंस है उस क्षेत्र का, तो वह जो है रीजनलिज्म फेडरलिज्म के लिए घातक सिद्ध होगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं और ये सब सारी चीजें जितना मैं आपको समझाया हूँ वही सब सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ये देखिए, जैसे जो फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल वाले हैं क्षेत्र हैं, उनको भी कुछ मामले में ऑटोनॉमी दी गई है ताकि जो उनके अपने इंटरेस्ट है उसको वो पूरा कर सके। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये फेडरलिज्म के लिए एक अच्छी बात है कि पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए जो रिच डाइवर्सिटी है समटाइम लुक्स इट्स ऑब्स्टेकल टू द यूनिटी, कभी कभी जो डाइवर्सिटीज हैं वो ऑब्स्टेकल होते हैं। कैसे ऑब्स्टेकल तब होंगे जब उनको नेग्लेक्ट किया जाएगा, उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर हम एक रीजनलिज्म और नेशनलिज्म की बात करें, एक तो देखिए दोनों चीजें क्या हैं, एक तो आपके अंदर आप किसी पर्टिकुलर रीजन को लेकर के अटैच्ड फील करते हैं, एक कॉन्शियसनेस है, और दूसरा आप इंडिया को लेकर के कॉन्शियस है। तो ये दो एक एक्चुअली देखा जाए तो ये दोनों जो है एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन कभी कभी ये भी रीजनलिज्म भी नेशनलिज्म के लिए घातक सिद्ध होता है, ठीक है।
Nationalism is a sense of belonging to one nation, a feeling of one shares with all the citizens of country regardless of their caste, creed, culture, religion or region। ठीक है, नेशनलिज्म क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो किसी भी एक नेशन को लेकर के बिलोंगिंगनेस है, जो फीलिंग है ऑफ अटैचमेंट है, उसको हम नेशनलिज्म बोलते हैं। ठीक है, दिस एसोसिएशन विद अ नेशन इज द प्राइमरी मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर ए पर्सन एंड एवरी नेशन इनकरेजेज इट्स सिटीजन टू टेक प्राइड इन बीइंग इट्स सिटीजन। हर कोई नेशन यही प्रयास करता है कि जितने भी लोग उस नेशन से बिलोंग करते हैं वो उस नेशन के बिलोंगिंगनेस को एज अ प्राइड ले। ठीक है, उससे वो गर्वान्वित महसूस करें। However, when people begin identifying more strongly with their region than with the nation, it is alleged that the nationalism is undercut by a sense of regionalism। मतलब ये कि आप जो है किसी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं और ये आपका पूरा देश है। अगर आपके अंदर इस रीजन को लेकर के कॉन्शियसनेस इस नेशन से ज़्यादा है, मतलब आपका जो रीजनल इंटरेस्ट है वह नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर है अगर, तब यह जो है कहा जाएगा कि आपके अंदर रीजनलिज्म है, जो कि नेगेटिवली जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पे भी दोस्तों वही चीज़ है, दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो ये कि नेशनल फीलिंग और एक दूसरी जो है रीजनल फीलिंग। नेशनल फीलिंग आपके अंदर तब आएगी जब आपका रीजन पूरी तरह से इस नेशनल इंटरेस्ट से इंटीग्रेटेड हो और आपकी सारी डिमांड्स, सारी नीड, सारी आवश्यकताएं नेशनल डिमांड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फुलफिल की जाए। तब जो है आप इस रीजन को यह मानेंगे कि यह रीजन इसी देश का हिस्सा है। लेकिन अगर यह रीजन नेग्लेक्टेड है, आपकी डिमांड्स पूरी नहीं हो पा रही हैं, आपके एस्पिरेशंस फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, उस स्थिति में क्या होगा कि आपके अंदर रीजनल कॉन्शियसनेस नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर हो जाएगा, जो कि नेशनलिज्म के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, व्हाइल अ नेशन ट्राइज टू एस्टैब्लिश हार्मनी बिटवीन ऑल इट्स सिटीजन बाय यूनाइटिंग देम थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल सिंबल्स एंड सॉन्ग्स, रीजनलिज्म ग्लोरीफाइज द हेरिटेज ऑफ ओनली वन पर्टिकुलर रीजन एंड ऑफ वन कल्चर। अगर आप नेशनलिज्म की बात करें तो नेशनलिज्म के अंतर्गत कुछ ऐसी चीजें, ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं जिससे इसमें रहने वाले हर क्षेत्र के अंदर एक वननेस फीलिंग हो। जैसे आप एक कॉन्स्टिट्यूशन ले आ दिए, आप एक नेशनल सिंबल आपके पास है, आपके पास एक नेशनल एंथम है जो कि सबके लिए है। ठीक है, आपके पास एक नेशनल फ्लैग है जो कि सबके लिए है, तो ये आपको एक साथ बांधे रखता है। लेकिन रीजनलिज्म के केस में क्या होता है दोस्तों कि किसी एक क्षेत्र का वह जो है गुणगान करते हैं और किसी एक क्षेत्र के ही हेरिटेज को वो प्रमोट करते हैं। वहाँ के लिए एक अलग नेशनल मतलब कि जो रीजनल फ्लैग है उसका डिमांड करते हैं, रीजनल कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड करते हैं, रीजनल लॉ एंड ऑर्डर का डिमांड करते हैं। तो यह अगर स्थिति है तो समझ लीजिए कि वह जो है रीजनल कॉन्शियसनेस वहाँ पे ज़्यादा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनल फीलिंग। ठीक है, उसके बाद दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कम्युनिटीज विद इन वन नेशन एंड रेस्ट्रिक्ट द एफर्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ऑब्वियसली अगर आप जो है कोई भी व्यक्ति है वो अपने रीजन के लिए फीलिंग ज़्यादा रखता है, नेशनल फीलिंग उसके लिए सेकेंडरी है, तो ऐसे में जब भी नेशन के किसी हित की बात आएगी तो वह नेशन के हित को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखेगा, वह अपने हित को ज़्यादा ध्यान में रखेगा। तो ऐसे में जो नेशनल इंटीग्रेशन का एक प्रोसेस है, नेशनल इंटीग्रेशन जो हमको करना है या नेशनल इंटीग्रेशन जो होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप जो है जो रीजनलिज्म वर्सेज फेडरलिज्म है, अगर उस पे कुछ पूछता है तब भी आप लिख लेंगे, और रीजनलिज्म वर्सेज अगर नेशनलिज्म है, अगर इस पे कुछ क्वेश्चन आता है तो तब भी जो है आप पर्याप्त पॉइंट है आपके पास, आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये देखें कि जो रीजनलिज्म है, देखिए रीजनलिज्म जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा निगेटिव नहीं होता है, लेकिन अगर वो निगेटिव है तो उसको दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम जो रीजनलिज्म है और जो नेशनल यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए हार्मफुल साबित हो रही है, उसको हमको दूर करना है तो हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला जो रोल है वो है ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनका रोल है। ये जो पार्टीशनशिप है इनके अंदर, जो ये डिवाइड डिसाइसिव पॉलिटिक्स करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो इनको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो रीजनल आइडेंटिटी या फिर कास्ट बेस पे या फिर किसी लैंग्वेज के बेस पे जो अपनी पॉलिटिक्स करते हैं उसको बंद करना पड़ेगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपके अंदर मान लीजिए कोई भावना नहीं है,
लेकिन कोई बाहरी स्टिमुलस मिल गया आपको और आपके आइडेंटिटी से आपको परिचित करवाने लगा, तो आपके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में सबसे जो बड़ा रोल होता है वो किसका होता है? पॉलिटिकल पार्टीज़ का। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को सबसे पहले ध्यान देना है कि ऐसी पॉलिटिक्स ना करें जो सोसाइटी में रहने वाले लोगों को एक-दूसरे से अलग करता हो, ठीक है? उसके बाद दूसरा नंबर आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। कंट्री में हर क्षेत्र जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बने वो पूरे कंट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए यूनिफ़ॉर्म बने। किसी भी पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर रीजन को ध्यान में रखकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना किया जाए, ठीक है? अगर यूनिफ़ॉर्म डेवलपमेंट होगा तभी जो है नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिल सकता है, तभी जो है नेशनल इंटीग्रेशन हो सकता है। उसके बाद कुछ गेम्स हैं, जैसे मान लीजिए क्रिकेट है। क्रिकेट को लेकर के आप देखते हैं कि पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं लोग। तो इसी तरह से लोगों के अंदर खेल भावना को डेवलप करें, ना ही केवल क्रिकेट में बल्कि अदर गेम्स को भी प्रमोट किया जाए, जो कि एक नेशनल फीलिंग लोगों के अंदर डेवलप करे। तो ऐसे में जो रीजनल कॉन्शियसनेस है वो थोड़ा कम होगा। फिर उसके बाद कल्चरल सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स चलाएँ। मतलब ये कि अगर मान लीजिए ये कोई रीजन है, इनका कोई एक पर्टिकुलर कल्चर है, तो यहाँ के जो रीजन है, वहाँ का जो कल्चर है, अभी देखिए अगर ये दोनों दूर-दूर हैं तो इनके बीच में कोई इंटीग्रेशन नहीं है, तो ये एक-दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पाएँगे। लेकिन अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसी व्यवस्था करता है, ऐसा कोई मेला-वेला लगा देता है कि जहाँ पे एक कल्चरल फेस्टिवल टाइप का, जहाँ पे हर कल्चर के लोग आएँ और अपने कल्चर के बारे में बताएँ, अपने कल्चर के लोगों में लोगों को अवगत करवाएँ, तो ऐसे में क्या होगा कि जो भी लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे, वह एक-दूसरे के कल्चर से परिचित होंगे और परिचित होंगे तो उसकी अच्छाइयों बुराइयों को समझेंगे और इस तरह से इनके बीच में एक टॉलरेंस डेवलप होगा और ये टॉलरेंस होगा ये किसकी तरफ लेके जाएगा देश को इंटीग्रेशन की तरफ, ठीक है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि दिल्ली में हर साल जो है जनवरी फरवरी में शायद एक फेस्टिवल लगता है जहाँ पे पूरे भारत के सभी स्टेट्स का प्रेजेंटेशन होता है और वो अपने सारे जो भी उनके कल्चरल आइडेंटिटीज होते हैं वो यहाँ पे आकर के शेयर करते हैं, ठीक है। उसके साथ देखिए फेयर्स एंड फेस्टिवल्स की हमने बात कर ली, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स लगने चाहिए। मतलब ये कुंभ लग रहा है, तो पूरे देश के लोग यहाँ पे आएँ और वहाँ पे ऐसी व्यवस्था की जाए कि एक-दूसरे के कल्चर को लोग रिस्पेक्ट दें। उसी तरह से मान लीजिए कि कोई साउथ में ओणम वगैरह हो रहा है, तो उसको प्रमोट किया जाए। अन्य क्षेत्र के लोग, देश के अन्य क्षेत्र से भी वहाँ पे लोग आएँ और एक-दूसरे के साथ इंटीग्रेट हों, एक-दूसरे के साथ मिले-जुले, एक-दूसरे का कल्चर को समझें, ठीक है? तो इससे क्या होगा नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलेगा, जो नेशनलिज़्म है उसको बढ़ावा मिलेगा और जो रीजनलिज़्म है वो क्या होगा कम होगा। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए हिंदी को हम एक नेशनल लैंग्वेज के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, तो आप इसको फ़ोर्स मत कीजिए। आप इसको जो है कुछ इस तरह से पीसफुल मैनर में आप प्रमोट कीजिए ताकि जो है किसी और का इससे फीलिंग आहत ना हो। उसी तरह से द नीड ऑफ आवर इज़ द डेवलप ईच रीजन ऑफ इंडिया इसके बारे में हमने बात कर ही लिया। और ईच रीजन का जो डेवलपमेंट करने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों, वो है लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना। लोकल गवर्नमेंट को आप फाइनेंशियली एम्पावर करिए, पॉलिटिकली कम से कम इंटरफियर कीजिए, कम से कम ऐसे मामलों में जिसमें लोकल गवर्नमेंट को ऑटोनॉमी है, ठीक है? चाहे वो पंचायत हो, चाहे म्युनिसिपैलिटीज़ हो, अर्बन लोकल बॉडीज़ हो, का चाहे जो कोई भी हो। तो उनका जो फाइनेंशियल स्फीयर है, वहाँ पे उनको पूरी तरह से उनको जो भी फंड मिलता है, वो फंड दें। उसके बाद जो उनका पॉलिटिकल स्फीयर है, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफियरेंस ना करें। तो उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और वो उस क्षेत्र के आवश्यकताओं के अनुसार ही अपनी प्लानिंग करेंगे और काम करेंगे। इससे जो है डेवलपमेंट सुनिश्चित किया जा सकता है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल नीड टू फाइंड आउट अल्टरनेटिव रिसोर्सेज ऑफ द एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लोकल पीपल, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, प्लानिंग एंड फॉर द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। हर क्षेत्र को, हर स्टेट को जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है? और कुछ ऐसा अल्टरनेटिव रखना चाहिए ताकि जो है लोकल लोगों को एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ताकि उनके अंदर जो बाहरी आउटसाइडर आ रहे हैं, उनके अगेंस्ट कोई ऐसी फीलिंग डेवलप ना हो, जिससे जो है रीजनलिज्म का भाव उभर के सामने आए, ठीक है? तो स्टेट्स को भी अपने लेवल पे कार्य करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि जो 5th 5 ईयर प्लान था, उसमें फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई। तो इसको जो है केवल पेपर पे ही नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पे भी उसको जो है इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, उसको अचीव करने की ज़रूरत है। मतलब कि हमको इंक्लूसिव ग्रोथ जो है सुनिश्चित करने की आवश्यकता है और तभी जो है जो रीजनलिज़्म का भाव है वो कम किया जा सकता है और जो उससे आने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, उसको जो है कम किया जा सकता है और नेशनल इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है।
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि जो रीजनलिज्म वाला पूरा टॉपिक था, ये पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा और अब आप इस लेवल पे पहुँच चुके होंगे कि रीजनलिज्म से किसी भी डायमेंशन पे अगर क्वेश्चन पूछता है, तो आप आसानी से उसका आंसर लिख पाएँगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।